कहा जाता है संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। क्या यह वाकई सही है कि हमारे जीवन पर हमारी संगत का बहुत असर पड़ता है? क्या एक आध्यात्मिक साधक जो विवशता से चेतनता के पथ पर बढ़ रहा है, उसके लिए बाध्यकारी यानी कि विवशता से भरे बर्ताव वाले लोगों के साथ समय बिताना हानिकारक हो सकता है? सद्गुरु संग या संगति बनाने के बारे में बता रहे हैं। प्रश्न: सद्गुरु, मेरे अपार्टमेंट में कई और लोग रहते हैं। जब भी मैं अधिक समय के लिए बाहर जाता हूँ तो अपने कमरे को किराए पर दे देता हूँ। वहाँ हर तरह के लोग रहते हैं। जैसे एक बार एक लड़की जो उसमें रह रही थी, जो ड्रग एडिक्ट हो गई। कई अलग अलग तरह के कपल्स भी रहते हैं। ये चीजें किस हद तक मुझे प्रभावित कर सकती है? आपका इस बारे में क्या कहना है? सद्गुरु कहते हैं, आप जिस संगत में रहते हैं उसके असर को कम करके मत आंकिए। चाहे आप शराब नहीं पीते या ड्रग्स नहीं लेते, फिर भी ऐसा करने वाले लोगों की संगत में रहना एक बिल्कुल अलग स्तर पर आपके ऊपर असर डालता है। गौतम बुद्ध ने समझाया था कि चरम सत्य वह इंसान जो सत्य आप तक पहुंचाता है, और संग यानी आप जिस तरह की संगत में रहते हैं, ये तीनों बराबर महत्वपूर्ण है। सामाजिक रूप से वह सही थे, मगर अस्तित्व के स्तर पर गलत थे। असल में पहली प्राथमिकता संघ या आपकी संगत होनी चाहिए। फिर बुद्ध या जो सत्य का संप्रेषण करता है, आप तक पहुंचाता है। फिर धम्म यानी चरम सत्य। ज्यादातर लोगों को जाने अनजाने उनकी संगत ही गढ़ती है। हो सकता है कि उन्हें यह पता न चलता हो कि उन पर यह असर किस हद तक है। आपके ऊपर सिर्फ आपके परिवार और दोस्तों का ही नहीं, बल्कि सामान्य सामाजिक दायरे का भी असर पड़ता है। मैं तो कहूंगा कि आपके सामाजिक दायरे ने आपकी शख्सियत को 90% तक आकार दिया है। अपनी संगत चुनने का मतलब भेदभाव करना नहीं है, बल्कि सोच समझकर फैसला करना है कि आप कहां और किन के साथ होना चाहते हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के बीच होना कोई अच्छी बात नहीं है जिनका स्वभाव इतना बाध्यकारी, विवशता से भरा है कि आप उन्हें एडिक्ट मान ले, चाहे उन्हें जिस भी चीज का एडिक्शन हो। आपकी पूरी कोशिश विवशता से चेतनता की ओर बढ़ना है। बहुत बाध्यकारी स्वभाव वाले लोगों के साथ रहना इसमें मददगार नहीं होता। आप अभी तक उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं जहां आप बहुत बाध्यकारी लोगों के बीच रहते हुए भी अपने सिस्टम के स्तर पर पूरी तरह चेतन और अप्रभावित रह सके। आप खुद एडिक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मुझे आशा है कि आप नहीं होंगे, लेकिन निश्चित रूप से यह कई रूपों में आप पर असर डालेगा। अगर बाहरी प्रभाव का कोई असर नहीं होता तो कोई आश्रम बनाने की कोशिश क्यों करता? एक आध्यात्मिक स्थान का रख रखाव एक बहुत बड़ा सिर दर्द है, जो एक उफनते समुद्र में एक मीठे पानी का स्थान हो। एक ऐसे द्वीप की तरह उसे रखना जो आसपास घटित हो रही चीजों के असर से बचा रहे, बहुत मेहनत का काम है। औसतन लगभग 7,000 लोग रोज ईशा योग केंद्र आते हैं। उनका स्वागत करना, उन्हें आश्रम का हिस्सा बनने देना और उनकी तरह न बनना एक बड़ी चुनौती है। हमें ठोस और मजबूत लोगों की जरूरत है, वरना हर कोई अपने घर, अपनी गली, अपने शहर का थोड़ा सा हिस्सा लाने और उसे आश्रम का हिस्सा बनाने की कोशिश करता है। लोग अपनी सनक और कल्पनाओं, अपनी पसंद नापसंद को लेकर आने की कोशिश करते हैं।
यहाँ आने वाला लगभग हर कोई आश्रम पर थोड़ा प्रभाव डालने की कोशिश करता है। कोई व्यक्ति चीजों को एक खास तरह से करने के बारे में पूछता है, कुछ लोग कर ही डालते हैं। उनके प्रभाव को विनम्रता से या कई बार जबरन टालना आसान काम नहीं है। एक आश्रम का मकसद ऐसी जगह बनाए रखना है जो किसी खास मकसद के लिए समर्पित हो। आप चाहे जहां भी रहे, आपको अपना घर इस तरह बनाए रखना चाहिए कि वह आपके जीवन के मकसद के लिए समर्पित हो। आपके निजी स्थान को यह दर्शाना चाहिए कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। इसमें किसी और विवशता से भरे तौर तरीके शामिल नहीं होने चाहिए। यह तब तक महत्वपूर्ण है जब तक कि आप उस स्थिति तक नहीं पहुंच जाते हैं जहां नर्क में जाने पर भी आप बिना उससे प्रभावित हुए बाहर आ सके। फिलहाल आपकी प्रवृत्ति प्रभावित होने वाली है। खुद को बढ़ा चढ़ाकर मत आंकिए। सही तरह का स्पेस तैयार करना और जरूरत पड़ने पर नकारात्मक प्रभावों से दूर चले जाना आपके विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।